एक आदमी ने ऑफिस जाने से पहले घबराकर देखा कि उसकी बेटी सुबह सुबह लगातार 10 लाल ग्रेवी वाली मछलियां खा रही थी। इससे उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी बेटी को बचपन से मछली खाना पसंद नहीं था। इस समय खाना बना रही दादी ने भी यह असामान्यता देखी। 어저께 밤에 자네가 자고 있는 게 내가 다 들었어. 옆집 할매한테. शुरुआत में जोंगजू ने सोचा कि उसकी बेटी का मन कर रहा होगा, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। लेकिन जब वह शाम को काम से घर आया तो उसने पाया कि उसकी बेटी किसी और की तरह लग रही थी। उसने बस इतना पूछा कि क्या उसने होमवर्क पूरा किया है, लेकिन यह सवाल करते ही बेटी गुस्से से भर गई और उसे डांटने लगी। मैं रोने के लिए मशहूर हूँ, मैं हूँ। ये देख जोंगजू हैरान रह गया। उसकी बेटी का यह व्यवहार मानो किसी दुष्ट आत्मा ने उसे जकड़ लिया हो। अपने मन में उठे शक को परखने के लिए उसने आधी रात में बेटी के सो जाने के बाद उसके कमरे में चोरी से प्रवेश किया। थोड़ी ही देर में उसने कुछ खोज निकाला। उसने देखा कि बेटी की नोटबुक में विभिन्न प्रकार के शैतानी चित्र बने हुए थे। ये देख जोंगजू को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी समझदार और आज्ञाकारी बेटी अचानक से कैसे ऐसी भूत जैसी हो गई। इसका कारण जानने के लिए उसने बेटी के पैरों की चादर हटाई और ध्यान से निरीक्षण करने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, उसने देखा कि बेटी की जांघों पर अजीब तरह के फफोले उगाए हैं। जब वह इस बारे में उलझन में था, तभी बेटी अचानक जाग गई और अपने पिता को एक बुरा व्यक्ति समझने लगी। मैं भी इसका सामना कर चुका हूँ, मैंने मदद की है। बेटी के सवालों का सामना करते हुए जोंगजू को समझ नहीं आया कि कैसे समझाए, और बेटी फिर से उत्तेजित हो गई। यह देख जोंगजू डर से कांप गया और बेटी ने उसे 5 घंटे तक डांटा और यहाँ तक कि उसे मारने की धमकी भी दी। इस बिंदु पर जोंगजू पूरी तरह से मान गया कि उसकी बेटी जरूर किसी बुरी चीज के प्रभाव में आ गई है। बेटी के शरीर से बुरी आत्मा को भगाने के लिए अगले ही सुबह जोंगजू ने भारी रकम खर्च कर एक तांत्रिक को बुलाया। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही जादूगर ने कमरे की टेबल पर देखा, उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गलत है। फिर बिना कुछ कहे वह बाहर चला गया और सीटी बजाई। कुछ निरीक्षण के बाद उसने पास की 3 बड़ी मटकों पर ध्यान केंद्रित किया और जोंगजू को एक लाल ढक्कन वाली मटकी लाने का आदेश दिया। जैसे ही जादूगर ने मटकी को तोड़ा, उसमें एक मृत कुआं मिला। इससे स्पष्ट था कि किसी ने लड़की पर कोई शाप डाला है। लड़की के शरीर से बुरी आत्मा को निकालने के लिए जादूगर ह्वांग दाजी तुरंत आंगन में अनुष्ठान करने लगा। जब लड़की ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा तुरंत विकृत हो गया। वह इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जादूगर की शक्तिशाली जादुई शक्ति के सामने उसका हर प्रतिरोध व्यर्थ था और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। इस अनुष्ठान के पूर्ण होने के साथ ही लड़की दर्द में बेहोश हो गई। फिर ह्वांग दाजी ने जोंगजू से पूछा कि क्या लड़की ने हाल के समय में किसी अजीब व्यक्ति से मुलाकात की है। उसने अनुमान लगाया कि संभवतः वही व्यक्ति है जिसने लड़की पर गुप्त रूप से शाप डाला है, और यह सुनकर जोंगजू को तुरंत उस पहाड़ी पर रहने वाले अजीब जापानी व्यक्ति की याद आई। जब से वह जापानी बूढ़ा आदमी यहाँ आया है, गांव में कई लोगों की अचानक और भयानक मौत हो गई है। इसलिए जोंगजू ने सोचा कि यह सब उस जापानी बूढ़े आदमी की ही करतूत है। ये सुनकर ह्वांग दाजी ने तुरंत चेतावनी दी कि इस त्रासदी को दोबारा होने से रोकने के लिए या तो उस जापानी आदमी को गांव से बाहर कर दें या उसे मार दें। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जोंगजू ने तुरंत बाद वाला विकल्प चुना। उसके समर्थन के बाद ह्वांग दाजी ने अगले दिन रात को अनुष्ठान करके उस जापानी व्यक्ति को मारने का निर्णय लिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूसरी ओर वह जापानी बूढ़ा भी खतरे की गंध सूंघ चुका था और उसने जल्दी में दर्जन भर मुर्गे खरीद लिए थे, जिससे वह ह्वांग दाजी का मुकाबला कर सके। समय बीते हुए अगले दिन शाम को अनुष्ठान समय पर शुरू हुआ। ह्वांग दाजी ने लोगों का एक बड़ा समूह आंगन में बुलाया और वे लगातार ढोल बजाने लगे। इसी दौरान पहाड़ी पर स्थित जापानी बूढ़ा भी ह्वांग दाजी द्वारा लाई गई क्षति के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच तीव्र संघर्ष शुरू हुआ, घर के अंदर की लड़की अचानक असहज हो गई। यह देख जोंगजू का दिल टूट गया और उसे यह मंजूर नहीं हुआ। उसने मजबूर होकर अनुष्ठान को रोक दिया। भले ही अनुष्ठान अधूरा रह गया, लेकिन पहाड़ी पर स्थित जापानी व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। लड़की को इस अधूरी अवस्था में देखकर जोंगजू का दिल बहुत दुखी हुआ। उसे यह भी अच्छी तरह पता था कि अगर वह चाहता है कि उसकी बेटी सामान्य हो जाए तो उसे उस जापानी बूढ़े को मारना होगा। यह सोचकर अगले दिन उसने अपने कुछ अच्छे दोस्तों को बुलाया और पहाड़ पर जाकर उस जापानी बूढ़े को मारने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे किसी तरह जापानी व्यक्ति के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर अस्त व्यस्त था। फर्श पर मुर्गे का खून फैला था और वह जापानी बूढ़ा गायब था। जब वे उसे खोजने लगे तब एक ज़ॉम्बी जैसी लाश धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। वास्तव में यह लाश वह थी जिसे जापानी व्यक्ति ने कल रात जादू से पुनर्जीवित किया था, ताकि वह जोंगजू और उसके दोस्तों का सामना कर सके। जब सभी डर के मारे कांप रहे थे, उन्हें यह नहीं पता था कि जापानी बूढ़ा आदमी अंधेरे में छिपकर उन्हें देख रहा था। जब लाश ने अपना बड़ा मुंह खोलकर काटने की कोशिश की, तब संकट की घड़ी में जोंगजू ने एक बड़ा पत्थर उठाकर लाश को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसी समय एक साथी ने अचानक अंधेरे में छिपे जापानी व्यक्ति को देख लिया। यह देखकर सभी ने जल्दी से पीछा करना शुरू किया और जापानी बूढ़ा डर के मारे भागने लगा। जोंगजू और उसके दोस्तों के हमले से बचने के लिए बूढ़ा आदमी घबराहट में पहाड़ी से नीचे भाग गया और चट्टान के नीचे छिपकर किसी तरह से हमले से बच निकला। जब वे उसे ढूंढ नहीं पाए तो कोई और उपाय न देख जोंगजू और उसके साथी निराश होकर वहां से चले गए। कौन जानता था कि उनके जाते ही अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। संयोगवश इसी समय पहाड़ी पर जापानी आदमी का पैर फिसल गया और वह सीधे जोंगजू की गाड़ी पर गिर गया। जब जोंगजू गाड़ी से उतरकर देखने गया तो उसने देखा कि जमीन पर वही जापानी बूढ़ा आदमी पड़ा है। जोंगजू ने कभी नहीं सोचा था कि इतने घुमावदार रास्तों के बाद यह अजीब बूढ़ा आदमी उसके हाथ में आ जाएगा। देखते हुए कि आसपास कोई राहगीर नहीं है, जोंगजू ने बूढ़े आदमी की मौत की परवाह की बिना अपने साथियों की मदद से उसे गहरी खाई में फेंक दिया।
आदमी ने अभी अपनी बेटी को तंग करने वाले दुश्मन से छुटकारा पाया ही था कि अचानक उसकी बेटी की बुरी बीमारी ठीक हो गई। झोंग ज्यू ने सोचा कि संकट समाप्त हो गया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शहर में अजीब घटनाएं फिर से घटित होंगी। इस बार झोंग ज्यू के सहकर्मी को निशाना बनाया गया और वह अचानक से विक्षिप्त हो गया। अंत में धुंधली चेतना की स्थिति में उसने अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को निर्दयता से मार डाला। यह जानकर हुआंग दाशिन तुरंत मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही वह गांव में प्रवेश किया, एक अजीब सी लड़की उसके सामने आ गई। दोनों ने सिर्फ एक नजर का सामना किया और अचानक हुआंग दाशिन की नाक से खून बहने लगा और वह उल्टी करने लगा। ये देखकर हुआंग दाशिन को मजबूर होकर जल्दबाजी में भागना पड़ा। ये स्पष्ट था कि इस अजीब लड़की के पास भी जादू करने की शक्ति थी और वह लड़की के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता था। अपनी जान बचाने के लिए हुआंग दाशिन को अपने सारे सामान के साथ शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन जैसे ही वह रास्ते में था, अचानक लाखों पतंगे उसकी कार की विंडशील्ड पर जान जोखिम में डालकर टूट पड़े। इस पर उसने तुरंत अपनी कार को सड़क किनारे रोक दिया, लेकिन जब वह नीचे उतरा तो देखा कि पतंगे अचानक गायब हो गए थे और विंडशील्ड भी पूरी तरह से साफ थी। तभी हुआंग दाशिन को एहसास हुआ कि पतंगे उसकी भागने की कोशिश को रोक रहे थे। लाचारी में उसे फिर से उसी स्थान पर वापस जाना पड़ा। इसके बाद उसने झोंग ज्यू को फोन करके कहा कि वह तुरंत वापस जाकर अपनी बेटी का ध्यान रखे, क्योंकि उसकी बेटी खतरे में है। और उसने कहा कि उसने अपनी कमजोर नजर से गलत भविष्यवाणी देखी थी। वास्तव में वह जापानी बूढ़ा निर्दोष था और वही सफेद कपड़े वाली अजीब लड़की ही इस सब के पीछे का असली अपराधी थी। यह सुनकर झोंग ज्यू तुरंत ही घर की ओर दौड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, कमरे में उसकी बेटी सचमुच रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। ये सोचते हुए कि हुआंग दाशिन ने पहले कहा था कि वही सफेद कपड़े वाली अजीब लड़की ही असली अपराधी है, इसलिए झोंग ज्यू चारों ओर उसकी तलाश करने लगा। कुछ ही देर में वह उस डरावनी लड़की से आमना सामना कर बैठा, जिसके बारे में हुआंग दाशिन ने बताया था। वह अभी ही पहुंचा था। वह अपनी बेटी के ठिकाने के बारे में पूछने ही वाला था जब लड़की ने उसे चेतावनी दी कि झोंग ज्यू कभी वापस न जाए, नहीं तो उसका पूरा परिवार दुखद मौत मरेगा। इस बात से झोंग ज्यू को फौरन उलझन महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह घर क्यों नहीं जा सकता। तब महिला ने बताया कि पहले उसने जिसे खाई में धक्का दिया था, वह जापानी व्यक्ति मरा नहीं था, क्योंकि वह अमर शरीर वाला राक्षस है। उसकी बेटी को राक्षस ने मानसिक रूप से नियंत्रित करके गायब कर दिया था और वह यहाँ इसलिए है ताकि राक्षस के आने का इंतजार कर सके। ये सुनकर झोंग ज्यू फौरन डरकर स्तब्ध हो गया। उसकी प्रतिक्रिया देने से पहले हुआंग दाजियान ने उसे दोबारा फोन किया और कहा कि वह लड़की की बात पर कभी विश्वास न करे और झोंग ज्यू को तुरंत घर लौटने का इशारा किया, नहीं तो उसकी बेटी का खून बह जाएगा। लेकिन लड़की ने उसे बताया कि वह हुआंग दाजियान की बात पर बिल्कुल भी विश्वास न करे, क्योंकि हुआंग दाजियान और जापानी व्यक्ति एक ही जैसे हैं। अब एकमात्र तरीका यही है कि गांव के बड़े मुर्गे के 3 बार बांग देने का इंतजार किया जाए, तभी राक्षस का खतरा समाप्त होगा और झोंग ज्यू घर लौट सकेगा। ये सुनकर झोंग ज्यू बहुत उलझन में पड़ गया, क्योंकि दोनों की बातें विश्वसनीय लग रही थी और वह तय नहीं कर पा रहा था कि किस पर विश्वास करे। जैसे ही वह इस पर बेचैन हुआ, लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस समय झोंग ज्यू ने डर के साथ देखा कि लड़की का हाथ असाधारण रूप से ठंडा था। उसने तुरंत समझा कि उसके सामने खड़ी लड़की ही असली राक्षस है और इसी कारण उसने दृढ़ता से हुआंग दाजियान पर विश्वास करने का निर्णय लिया। वह बिना समय गवाए घर की ओर तेजी से बढ़ चला। लेकिन झोंग ज्यू को यह नहीं पता था कि उसकी बेटी पहले ही घर पहुंच चुकी थी और वह भूखे भूत की तरह फ्रिज से खाना निकालकर खाने लगी। जैसे ही परिवार अचंभे में था, लड़की ने मेज पर रखी फलों की चाकू की ओर देखा। जब झोंग ज्यू घर लौटकर आया, तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। घर के अंदर पहले ही खून की नदी बह रही थी। परिवार के सदस्य खून में लथपथ पड़े थे और लड़की जमीन पर बैठकर चुपचाप आंसू बहा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने सब कुछ इतनी स्पष्टता से बताया, फिर भी झोंग ज्यू ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। उसी समय पहाड़ी पर मौजूद जापानी व्यक्ति पूरी तरह राक्षस में बदल गया। अगले दिन जब हुआंग दाजियान झोंग ज्यू के घर पहुंचा तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मानो यह सब उसके अनुमान के अनुसार था। वह बिना भावनाओं की एक तस्वीर खींचता है और फिर शांति से मुड़कर चला जाता है। असल में हुआंग दाजियान शुरुआत से ही जापानी व्यक्ति के साथ मिला हुआ था। वह जापानी व्यक्ति को घटनास्थल की तस्वीरें प्रदान करने की जिम्मेदारी निभा रहा था और जापानी बूढ़ा व्यक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू का इस्तेमाल करता था, जबकि हुआंग दाजियान केवल धन के लिए ऐसा कर रहा था। पहले हुआंग दाजियान ने जो भूत भगाने की रस्में की थी, वह भी केवल दिखावा था। उस समय जापानी व्यक्ति दर्द महसूस कर रहा था, क्योंकि रहस्यमय लड़की छुपकर उसके साथ लगातार संघर्ष कर रही थी। वास्तव में रहस्यमय लड़की ही असली अच्छी इंसान थी, लेकिन झोंग ज्यू ने उस पर विश्वास नहीं किया और हुआंग दाजियान की बातों पर भरोसा किया, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार का विनाश हो गया और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।